तो हो, लेकिन नैतिक दृष्टि इसको स्वीकार नहीं करेगी कि ये काम पराधीनता के ही आधार पर हो सकता है। इसलिए ऐतिहासिक अनिवार्यता के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक दृष्टि से भी पश्चिमीकरण से गुजरे बिना हम अपने को नहीं देख सकते। दर्पण तक तो ठीक है, दर्पण में हम अपनी छवि देखते हैं, लेकिन अपने को, अपने ढांचे को, अपने सोच को और अपने सारे संबंधों को पहले तो हम उनके तरह से बनाएं और फिर उसके जरिए हम फिर अपने तक आएंगे। ये मुझको जचता नहीं है। आपको पता नहीं क्या लगता है, क्या नहीं लगता, मैं नहीं जानता, लेकिन भारत और यूरोप शीर्षक निबंध में इसका विमर्श है। और इसमें एक बात मुझे और भी लगती है कि जिसे जापानी उस कहावत को लें कि आँख ही आँख को नहीं देख सकती, उसको अपने को देखने के लिए दर्पण चाहिए, लेकिन दर्पण में भी आँख ही आँख को देखती है। दर्पण तो सिर्फ बिंब और प्रतिबिंब बनाता है, वो देखता नहीं है। तो देखना तो शायद खुद को ही होता है और खुद को ही हो सकता है। जैसे अगर हम अपनी सांस को आते हुए देखें या जो प्यास बढ़ रही है उसको बढ़ते हुए देखें, तो हम इसको अपनी काया में ही देख सकते हैं। तो काया में काया को देखना, सांस में सांस को देखना, वो कोई एक दर्पण में नहीं, कोई एक यंत्र में नहीं, सांस को देखना, काया में काया को देखना, संवेदना में संवेदना को देखना, चित्त में चित्त को देखना, ये तो सीधे देखना हुआ। लेकिन कभी कभी सीधे देखना नहीं हो पाता, तो इसलिए संबंध के दर्पण की आवश्यकता होती है और उस संबंध के दर्पण में अपने को जानना ये एक फौरी तौर की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन इसमें कोई ऐतिहासिक अनिवार्यता है जिसे गुजरना ही है उस दौर से, और वो पराधीन होना ही है, और पराधीन होने के बाद ही तब हमें स्वाधीनता का भाव जगेगा। ये तर्क कुछ मुझे जचता नहीं है, और मैंने कुछ इसका यहाँ इस पत्र में थोड़ा और खुलासा किया है। पता नहीं मैं उसको पूरी तरह से आपके सामने यहाँ रख भी पा रहा हूँ या नहीं, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन संबंध का प्रश्न इतना सिर्फ बाहरी नहीं है। संबंधों के दर्पण में ही हम अपनी छवि देखते हैं। इसको इनकार करना भी बहुत वाजिब नहीं है। ये आप कहेंगे कि ये तो बहुत द्वंद्वात्मक ढंग से ये सब तर्क चल रहा है, लेकिन जीवन ऐसा ही दोरसा है। ख़ास तौर से मुझे ये स्मरण आता है कि शुरू के दिनों में जब डॉक्टर एनी बेसेंट वगैरह यहाँ आई और उन्होंने भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति के गौरव का स्मरण दिलाया, और काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और सेंट्रल हिंदू स्कूल वगैरह की स्थापना की, तो ये बात वहाँ डॉक्टर भगवान दास, उपेंद्र नाथ बसु वगैरह के मन में थी कि एक इस तरह का कुछ यहाँ अभिक्रम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर एनी बेसेंट ने जब इसको कहना शुरू किया तो लोगों में ये आत्मगौरव जगने लगा। अब अपने में से कोई कहे उसमें से यह न जगे और कोई दूसरा आके कहे तो ये क्यों गौरव जगता है, ये एक बड़ा पेचीदा सा प्रश्न है। लेकिन ऐसा हुआ। और जब एडवांस टेक्स्ट बुक ऑफ सनातन धर्म इन लोगों ने जाकर श्रीनगर में उसका अंतिम रूप दिया, उसका एक छोटा सा संस्करण एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक ऑफ सनातन धर्म दिया, तो धर्म, अपने ही धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति निष्ठा जगाने में ये पश्चिम से जब पलट कर या
उनके मुख से जब ये सुना गया तो ये भाव यहाँ जगने लगा। अब इसमें जो पश्चिम है वो दर्पण है, या वो पश्चिम एक यंत्र है या एक इंजन है विकास का, ये एक विचारणी बात मैं ये कह के यहीं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन जिस पश्चिमी सभ्यता का ये समय है, ये पश्चिम समय है, वो सदा से ऐसा नहीं रहा है। इसके पीछे भी एक समीकरण काम करता है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। एडम स्मिथ ने जब अपनी ऐतिहासिक पुस्तक, जिससे कि सारा प्राचीन अर्थशास्त्र जिसमें विलीन होता है और नया जिससे प्रारंभ होता है, 1776 में प्रकाशित की, तो उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि जो राष्ट्रों की जो ज़रूरत की और आराम की चीज़ें हैं, इसे वार्षिक श्रम उपलब्ध कराता है। वार्षिक श्रम, ये श्रम विभाजन से कुशल होता है। श्रम विभाजन पूंजी की उपलब्धि और बाजार के विस्तार पर निर्भर है। तो पूंजी की उपलब्धि उनको पूरब के व्यापार से वेनिस, नेपल्स, एम्स्टर्डम होते हुए उनके पास थी, पूंजी थी। लेकिन बाजार की तलाश में ये पश्चिमी जो अभिक्रम है वो फैला और करीब करीब पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया। अब ये जो बाजार का विस्तार है, वो विस्तार अगर पश्चिम की दोनों शाखाओं को ले लें, अटलांटिक के इस पार और उस पार, ये बाजार का विस्तार करीब करीब अब पृथ्वी पर्यंत ये हो चुका है, ये दिगंत तक ये व्याप्त है। और शायद इतना काफ़ी नहीं हो रहा है, तो अब इसकी दौड़ अंतरिक्ष की ओर है। तो अंतरिक्ष की ओर अब ये होड़ है। और ये जो हमको SMS मैसेजेस मिल जाते हैं और टीवी के अच्छे प्रसारण मिल जाते हैं, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, एक पूरे अंतरिक्ष के युद्ध की जैसे तैयारी सी लगती है। और उस सब से एक नया आयाम, एक नया क्षेत्र उनको विस्तार का मिल रहा है। लेकिन ये अंतरिक्ष में कब्जे की होड़, उनके स्टेशंस और उनके सारे कभी कभी टूटे हुए टुकड़े इत्यादि की जो खबरें आती हैं, एक बड़े अभियान का, वही विस्तार का, बाजार के विस्तार का एक मुझे एक रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन कितना भी हो तो इसका संकट अपने आप में बिल्कुल आसन्न है। ये अब सभ्यता के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से ठीक ठीक ये इसका विनाश कब होगा, ये ऐसी कोई भविष्यवाणी तो काशी के ज्योतिषी भी नहीं कर सकते कि नहीं अमुक सन और संवत में इसका विनाश हो जाएगा। सभ्यताओं का ऐसा कोई नियत काल नहीं होता। लेकिन ये जो अभी मंदी है या जो कुछ भी कह लीजिए, मेल्टिंग डाउन वगैरह, रिसेशन पूरा ना भी हो, तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये अंत का एक सूचक है। और इस संबंध में एक चिंताजनक जो मुझको थोड़ी सी जानकारी मिली है, वो भी मैं कहूँगा कि ये जो डॉलर का मूल्य घटा है और सारी व्यवस्था एक संकट में है, उससे एक लॉबी ऐसी बल पा रही है जो कहती है कि अभी अगर अमेरिका इन मामलों में कुछ थोड़ा ढीला पड़ा है, तो अभी हथियार के मामले में तो हमारी श्रेष्ठता बराबर है। और ये हथियार बना के खाली इसको जमा करते रहेंगे तो इसका क्या फ़ायदा। कुछ दिनों में हथियार के मामले में भी दूसरे निकल आएंगे, खासतौर से चीनियों से उनको विशेष रूप से खतरा है। तो अगर इस हथियार का कुछ करना है तो करने का समय अब है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये जो हमारी श्रेष्ठता है हथियार के मामले में, ये भी खिसक जाएगी और तब ये हमारे किस काम के आएंगे। और अगर ये विचारधारा प्रबल हुई और अवसाद के दिनों में ये सब
प्रबल होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंधकार की भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि और ये बस आने ही वाला है और अब आप लोग सचेत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस दौर में अगर अमेरिकी और चीनी इनकी कोई ऐसी भिड़ंत होती है तो ये आशंका की जा सकती है कि जिस रूप में आज हम सभ्यता को देखते हैं उस सभ्यता का अंत बहुत दूर नहीं है। अब वो ठीक ठीक कब है ये तो कहना मुश्किल है। अब ऐसे में भारत और हम कहाँ हैं, ये एक चिंता का विषय है। मैं नहीं जानता कि इसमें से कोई एक निश्चित कोई मार्ग सुझाया जा सकता है, लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जो भी प्रलय की कल्पनाएं और भविष्यवाणियां होती हैं उनमें से फिर से एक जन्म होता है, फिर से एक नई शुरुआत होती है। तो ये सब जो कुछ भी ध्वंस वगैरह है, इसके साथ ही मुझे एक लोक कथा अरुणाचल में सुनने को मिली, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। और वो ऐसी है कि ये ऐसा कुछ समय आएगा जबकि ये भारी भारी पैर वाले लोग रौंदेंगे इस पृथ्वी को, ब्रह्मपुत्र उबलने लगेगी और ये ठंडा पानी बिल्कुल ही तप्त हो जाएगा और ये सब जो कुछ भी ज्ञात सभ्यता है वो सब खत्म हो जाएगी। फिर भी पहाड़ के एक हिस्से में एक स्त्री और एक हिस्से में एक पुरुष, ये दोनों पड़े होंगे और ये दोनों फिर निकलेंगे। पहले तो मिलेंगे गले और रोएंगे और फिर संयुक्त होंगे और उसमें से फिर एक नया जीवन शुरू होगा। तो शायद उसकी कोई आहट, उसकी दस्तक हो, मैं नहीं जानता। लेकिन जब एक से दूसरा होता है तो अकेले उसका मन नहीं लगता, और जब एक से दूसरा हुआ तो फिर भय उत्पन्न होता है और उसको अपने वश में करने की इच्छा होती है। तो भारत और पश्चिम के संबंध में भी क्या ये दोहरा एक अकेले न तो पश्चिम को चैन है और न भारत को चैन है, लेकिन जैसे ही दोनों निकट आते हैं तो एक दूसरे को वश में करने की, और उसको यहाँ हम समझते हैं कि आजकल पश्चिम में बड़ा हम लोगों की संस्कृति का बड़ा जोर हो गया है और सब लोग हमारी ओर देख रहे हैं, लेकिन ये एक सीमांत समूहों के लिए हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो पश्चिम का जो आधिपत्य है उसमें से तो कहीं कोई कमी नहीं दिखती। हाँ, कुछ लोग सृजनशील लोग, एक सृजनशील अल्पमत इस ओर जा रहा है। तो इस सब के बीच में हम ठीक कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ये सच कहिए तो मुझे स्पष्ट नहीं है। और मैं इस अस्पष्टता को भी आपके साथ मिलके आज की शाम बांट ही सकता हूँ। इसके अलावा मुझे अपनी ओर से कुछ इसकी एक कोई दिशा देने का या इसके बदलने का कोई न तो मेरा वो दावा है न उसकी क्षमता है। इसलिए मैंने कुछ एक बातें बहुत सुर तरीके से, बहुत व्यवस्थित रूप से तो मैं नहीं इसको पेश कर सका। अगर आपको अवकाश होगा तो अगर आप पढ़ेंगे तो शायद यहाँ जो कुछ लिखित रूप में है उसमें कुछ ज़्यादा उसमें आपको कुछ क्रम दिखेगा या कम बेतरतीबी दिखेगी। जितनी की बोलने में हुई उससे कम बेतरतीबी आपको वहाँ दिखेगी। ये कुछ एक बातें मैं निर्मल जी की स्मृति में आपके सामने आज कहकर अपना यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ।